लेकिन यहाँ तो गुआन साफ इनकार कर देता है, जिससे कि दोही काफी शॉक होती है और काफी ज्यादा एम्बैरेस भी। दोही के जाने पर गुआन उसके पीछे जाता है तो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। गुआन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सुखमिन और उसकी वाइफ पहुंचते हैं। वो तीनों के तीनों दोही पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो ऐसे किसी को भी शादी के लिए प्रपोज कर सकती है, और गुस्सा कर रही होती है कि मॉम ऐसे कैसे अपने सगे बच्चों को छोड़कर एक अनाथ पर सारी प्रॉपर्टी रख सकती हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एक बार सुखमिन के हाथ कोई बड़ा क्राइम हो गया था, तो मैडम जॉय से हेल्प मांगने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर तुमने गलती की तो फिर उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और यही सब बातें सोचकर वो कहता है कि जैसा मॉम ने कहा वैसा ही होगा। दूसरी तरफ गुआन और दोही जब जा रहे होते हैं तो दोही इस बार बैक सीट पर बैठी हुई होती है, और ये बात अपने डीमन को थोड़ी अजीब लग रही होती है। दोही कहती है कि शायद मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही सबके सामने प्रपोज कर दिया, जिसका तुम बिल्कुल भी कोई गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपना डीमन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर गाड़ी से उतरते हुए वो मैडम जॉय का एक लेटर गाड़ी में भूल जाती है, जिसे लौटाने के लिए जैसे ही डीमन उसके डोर पर जाता है तो वहाँ पर दोही की बहुत सारी आवाजें सुनता है, जिसमें दोही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। एक बार अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसे हाथियों को मारने वाली गोली से उड़ा दूंगी। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें बोल रही होती है। ये सारी बातें डीमन बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और सोचता है कि शायद अभी दोही के पास जाना ठीक नहीं रहेगा, और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सियोक वहाँ पर दोही से मिलने के लिए पहुँचता है और कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही, उस बॉडीगार्ड से तुम सिर्फ एक ही बार मिली हो और तुमने उसे प्रपोज कर दिया। फिर उसे समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, और मुझे उससे प्यार भी नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी हमेशा हर मुसीबत में हेल्प की है। वहीं दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है और मिस्टर पार्क को दोही के प्रपोजल के बारे में बता देता है कि उसने प्रपोज किया। और मिस्टर पार्क तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है, और साथ ही उसे बॉडीगार्ड मूवी के बारे में भी उसकी स्टोरी सुनाने लग जाता है। गुआन तो मिस्टर पार्क की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, और इसीलिए तो उन्हें उल्टा मारने ही लग जाता है। चियोक यहाँ पर कहता है कि वो दोही के साथ में रुकेगा क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की काफी चिंता है, लेकिन दोही उससे कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भगा देती है, और जैसे ही वो अपना फोन देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि प्रपोजल वाली न्यूज हर जगह फैल चुकी थी। और यही आज की हाईलाइट भी थी। सैरी भी वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है और गुआन को पूछती है कि क्या दोही ने तुम्हें सच में प्रपोज किया, क्योंकि जनाब उसने भी वो न्यूज पढ़ ली थी और वो गुआन की दीवानी है, इसलिए काफी ज्यादा जेलस हो रही थी दोही से। उसी टाइम पर गुआन के पास दोही का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ उसने चश्मे लगाए हुए थे। गुआन कहता है कि क्या हुआ, आँख ठीक नहीं है क्या। दोही को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उससे कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, ये न्यूज आग की तरह सब जगह फैल चुकी है और मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है, कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। जिसका जवाब तो दोही के पास भी नहीं था। तो सोच में पड़ जाती है, जहाँ गुआन कहता है कि किसी ऐसे को प्रपोज करो जो सच में तुमसे शादी करना चाहता हो। दोही ये बोलकर जाने लगती है कि अगर इस दुनिया में तुम आखिरी भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुआन कहता है कि रुको दोही, तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और मैडम जॉय का लेटर उसके पर्स में डाल देता है। घर पहुँचने के बाद जैसे ही दोही मैडम जॉय का लेटर देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल बातें लिखी हुई थी, और साथ ही लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए जो पोजीशन छोड़कर जा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से संभालना, बिल्कुल भी टूटना या हारना नहीं, क्योंकि एक जंग है जिसे कि तुम्हें हर हाल में जीतना है, इसमें तुम बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ जाओगी, इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी कि तुम्हें 1 साल के अंदर शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन मैडम जॉय के फ्यूनरल का दिखाया जाता है, और इसमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स भी होते हैं, जिससे पता चलता है कि दोही ने सच जानने के लिए मैडम जॉय का पोस्टमार्टम करवाना चाहा, लेकिन उसकी फैमिली की परमिशन चाहिए थी। बट सुखमिन और हैन, जो कि पहले से ही दोही पर बहुत गुस्सा थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी। ये सारी बातें याद करके दोही मैडम जॉय की ग्रेड के पास जाने लग जाती है। गुआन भी उसके साथ में होता है, और वहीं साइड में हम उन सारे माफिया गुंडों को देखते हैं जिसके बॉस को गुआन ने मारा था। तो लोग बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। साथ ही वो अपने बॉस को ये भी प्रॉमिस करने लग जाते हैं कि हर हाल में हम गुआन को ढूंढकर आपकी मौत का बदला लेंगे। रेस्टोरेंट की फाइट वाली वीडियो भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन गुआन की सुपर पावर वाली क्लिप्स उसमें से गायब थी। सीन शिफ्ट होता है और 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गुआन एक हिस्टोरिकल प्लेस में था। अचानक से गुआन की आँख खुल जाती है। वो मिस्टर पार्क से कहता है कि उसने अपने इंसान होने की सारी मेमोरीज धीरे धीरे याद आ रही हैं, लेकिन वो अभी तक अपना नाम नहीं जान पाया।
मिस्टर पार्क भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब यही हुआ कि आप धीरे धीरे ह्यूमन बनते जा रहे हो क्योंकि आपके पास अब आपकी पावर्स नहीं है। गुआन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोही के साथ होता है तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ अपने मेंटल पीस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी पावर्स के बिना मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। दोही कहती है कि तुम मेरा हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकती वरना लोग क्या सोचेंगे कि हमारे बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो अपना हाथ बार बार हटा रही होती है और जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो दोही अपने सेक्रेटरी से कहती है इंसान के साथ में मैडम जॉय ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, वो उससे मिलना चाहती है। गुआन भी वहीं पर पीछे खड़ा सब सुन रहा था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर सारे स्टाफ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार दोही पर हमला किसने किया होगा। लेकिन फुटेज बहुत ज्यादा थी इसलिए बेचारा गुआन तो थक जाता है। वो अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है तो दोनों के दोनों सीधे टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लाइट्स भी ऑफ थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। इधर खूनी ने भी दोही के खिलाफ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर रखी होती है। वहीं दूसरी तरफ माफिया के बॉस गुंडे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें गुआन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था और उसी टाइम पर उन्हें फ्रूट की ट्रे के नीचे एक लेटर मिलता है जिसमें गुआन के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि वो दोही का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस खूनी ने ही माफिया गुंडों को दी थी। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें भी पता चलता है कि मैडम जॉय जिस दिन मिस्टीरियस मैन को डांट रही थी उसी ने उनकी मेडिसिन भी चेंज की थी। इधर यहाँ पर दोही भी सारी फुटेज देख रही होती है। उसे पता चल जाता है कि बीच की फुटेज गायब है, यानी किसी ने निकाल ली। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने वेलकम पार्टी में स्टाफ के साथ गया होता है जहाँ वो दोही को भी अपने साथ में लेकर जाता है क्योंकि शायद उसे उसकी पावर की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन बॉस को अपने सामने देखकर सब लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और दोही इस सब को कंफर्ट कराने लगती है। जैसे ही गुआन अपनी पावर यूज करने के लिए दोही का हाथ पकड़ता है तो जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है। वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है जिससे कि बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसको गुआन पर बहुत ही बड़ा क्रश था। स्टाफ ये पूछते ही कि आखिरकार हमारी बॉस को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या वो आपको पसंद नहीं है। तो गुआन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, दोही बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर दोही तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है मन ही मन। जैसे ही गुआन कहता है कि मुझे पाक बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता। ये सुनते ही दोही को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। डीमन उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन दोनों में बहस हो जाती है। डीमन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गुआन का गुस्सा शांत होता है उसे दोही की टेंशन होने लगती है और वहीं दोही को भी सुनसान रास्ते में काफी डर लग रहा होता है तो वो गुआन को फोन लगाती है। लेकिन उसी टाइम पर गुआन के पास माफिया गुंडे पहुंच जाते हैं। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है जहां पहले तो गुआन बचकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास उसकी सुपर पावर तो नहीं थी। तभी वहां दोही पहुंच जाती है और उनके ऊपर स्प्रे करती हुई जाती रहती है। वो भागते हुए गुआन के पास जाती है। गुआन उसे स्टाइल में पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उसके पास उसकी सुपर पावर्स आ जाती हैं। वो दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है। दोही को तो कुछ समझ नहीं आता तो उसके साथ में डांस करने लगती है और अपनी सुपर पावर से डीमन सारे माफिया गुंडों को भी डांस करवाने लगता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अपने पावर से उन सबके हॉकी को भी दूर फेंक देता है और दोही से भी उनकी खूब पिटाई करवाता है। दोनों डांस के साथ साथ फाइट भी कर रहे थे। वहीं मौका पाते ही खूनी ने भी उनकी सारी वीडियोस बना ली। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर गुआन शर्मा जाता है। दोही गुआन से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। गुआन तो बिना कुछ बोले ही उसे अपने साथ ले जाता है और हाथ पकड़कर उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। बार बार हमारा डीमन दोही से नजर चुरा रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट में जाता है उसकी सांस में सांस आती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बहुत जोरों से धड़क रहा है। ऐसा तो उसके साथ 200 सालों में पहली बार हुआ था। जैसे कि गुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वहीं दूसरी तरफ सैरी जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका ध्यान अपने से ज्यादा गुआन और दोही की साइड में होता है जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। मिस्टर पार्क उसकी बैंडेज करते हैं तो वो उनसे पूछती है कि क्या बॉस और दोही के बीच में कुछ चल रहा है। जहाँ पर मिस्टर पार्क उसे समझाते हुए कहते हैं कि वैसे ही होना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे बॉस के सीने में जो दिल है वो एक आइसक्रीम की तरह फ्रीज हो चुका है जिसका पिघलना बहुत मुश्किल है। और ये बात तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो क्योंकि तुम भी 2 सालों से बॉस पर लाइन मार रही हो लेकिन वो तुम्हें घांसी नहीं डालती। यहाँ गुआन भी दोही के बारे में सोच सोच कर काफी कंफ्यूज हुए जा रहा था। आखिरकार उसे एक इंसान के लिए फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं। वहीं हमारी दोही का भी यही हाल था। वो भी गुआन के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार वो मुझसे ऐसा नजरें क्यों चुरा रहा था। लेकिन दोही सीधा उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है जहां गुआन जब शावर ले रहा होता है तो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वो भी दोही के बारे में सोच रहा था और अपने दिल और दिमाग को समझाते हुए कहता है कि उसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। दोही के लिए उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं है। दोही उसके ऑफिस के अंदर एंटर होती है तो उसे पेंटिंग दिखाई देती है।
वो उसे देख रही होती है। भी उसके पीछे सैरी पहुंच जाती है। दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। यहाँ दोही ने अपना पेपर स्प्रे निकाल लिया था। वहीं सैरी भी रेडी थी, लेकिन सैरी दोही को पहचान जाती है और उसे कहती है कि हमारे बॉस रात के टाइम किसी से नहीं मिलते। लेकिन दोही भी उसे वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि तुम्हारे बॉस और मेरा रिलेशन काफी खास है। ये बोलकर सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाती है और बहुत सारी घड़ियों को वहाँ पर देखती है, जिन्हें देखते ही वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इतनी सारी घड़ियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन वो तो जानती ही नहीं थी कि ये सारी गुआन की कॉन्ट्रैक्ट क्लॉक्स हैं। सामने से उसे बुक शेल्फ पर एक चमकती हुई माय डीमन वाली बुक दिखाई देती है, जिसे वो बस लेने ही जा रही होती है, लेकिन वो थोड़ा हाइट पर होती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है और दोही को पूछते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे भी किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए, स्पेशली मेरे सामान को। इस टाइम पर दोही गुआन के गले में पड़े क्रॉस के लॉकेट को नोटिस करती है और साथ ही उसकी हॉट बॉडी को भी खोने लग जाती है। उसके बाद तो वो शर्मा ही जाती है, लेकिन उसी टाइम पर सैरी भी डोर के बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। गुआन देख लेता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो सैरी वहाँ पर उसे बेबी बोलकर दोही के सामने गुआन की बहुत ज्यादा केयर करने लग जाती है, जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और साथ ही कहती है कि बेबी किसी के सामने ऐसे हाफ शर्ट होकर मत आया करो। जिसके बाद गुआन उसे डांस प्रैक्टिस करने के लिए बोलकर भेज देता है, जिससे कि दोही थोड़ा सैड हो जाती है और पूछती है कि आखिर मेरी क्या गलती है। जहाँ गुआन उससे कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे नाइसली बिहेव करूं। दोही को ये सारी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं। वो वहाँ से बोलते हुए निकल जाती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। दूसरी तरफ सुकमिन का बेटा मिंग अपने साइकियाट्रिस्ट के पास होता है, जो कि उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। वो कहता है कि मेरे हाथ तो एक खून हो चुका है, जिससे कि तो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था, कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं नहीं। जैसे ही वहाँ से उठकर जा रहा होता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि ये तो सच में साइको है। ये सुनते ही मिंग का तो दिमाग खराब हो जाता है। सुकमिन ने भी सारे शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी एक ट्रैप में फंसा दिया था, जिससे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए सुकमिन का साथ देना पड़ जाता है, और उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो लोग फिर भी मान जाते हैं। इधर डॉक्टर जब वॉशरूम में होते हैं तो अचानक से मिंग वहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं पर डॉक्टर की डेथ हो जाती है। सुकमिन और उसका बेटा मिंग दोनों साथ में घर पहुंचते हैं, जहाँ पर सुकमिन ने मिंग की शर्ट पर ब्लड लगा हुआ देख लिया था, लेकिन उस टाइम पर वो उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर सुकमिन अपनी वाइफ से मिंग के बारे में पूछता है कि आजकल उसे क्या हुआ है, लेकिन वो कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ खूनी ने उस मिस्टीरियस मैन को माफिया गुंडों के साथ में फाइट वाली दोही और गुआन की वीडियो भेज दी होती है, लेकिन जिस जिस जगह पर गुआन ने अपने सुपर पावर का यूज किया था वो सारी की सारी क्लिप्स गायब होती हैं और सही से चलती नहीं है। खूनी भी उस मिस्टीरियस मैन को टाइपिंग के थ्रू बता रहा होता है कि गुआन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास पावर्स हैं। ये जानकर तो मिस्टीरियस मैन और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फिर तो दौड़ में मजा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में गुआन दोही को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं करते। लिफ्ट से निकलते हुए एक मिस्टीरियस मैन जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और हेलमेट लगाया हुआ था, वो डिलीवरी बॉय बनकर वहां पहुंचता है, और जैसे ही दोही उसका हेलमेट हटाती है तो मिस्टर पार्क होता है, जो कि गुआन को वहाँ पर देखने के लिए आए थे, क्योंकि गुआन लास्ट नाइट से बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। लेकिन यहाँ तो गुआन उनके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि जब से आपने मुझे वो बॉडीगार्ड वाली मूवी दिखाई है, दोही के पास मैं जब भी जाता हूँ उसे देखते ही मेरी हार्ट बीट। इसके आगे वो कुछ और बोलता है कि दोही और मिशन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मिस्टर पार्क को दोही की सेक्रेटरी सॉरी कहती है। लेकिन मिस्टर पार्क तो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार मिस्टर पार्क का गलत नाम लिए जा रही थी। जहाँ गुआन उन्हें फिर से शांत कराते हुए पीछे कर लेता है, और वहीं हम खूनी को भी देखते हैं, जो कि भेस बदल कर ऑफिस में पहुंच चुका था। इसका पूरा ध्यान दोही और गुआन के ऊपर ही था। सीन शिफ्ट होता है, सब लोग मीटिंग में होते हैं, जहाँ सारे शेयर होल्डर्स मिलकर ना चाहते हुए भी सुकमिन को प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन सुकमिन सिर्फ तब तक ही प्रेसिडेंट रहने वाला था जब तक कि दोही मैडम जॉय की रखी गई कंडीशन को पूरी नहीं करती थी। अगले सीन में गुआन दोही और श्योक को साथ में देखता है, जहाँ श्योक गुआन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने दोही की इतनी ज्यादा केयर की थी और उसे सारी प्रॉब्लम से बचाया था, और साथ ही कहता है कि मेरी दोही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब मेरी दोही सुनते ही गुआन तो जेलस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में श्योक दोही को पिछले साल हुए मेरे ग्रुप में बहुत बड़े घोटाले के बारे में बता रहा होता है, जो काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और वहीं डीमन गाड़ी के बाहर खड़ा होता है, जो कि सोच रहा था कि आखिरकार दोनों इतने देर से अंदर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में गुआन और दोही दोनों के दोनों इंस्पेक्टर के पास खूनी का स्केच लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें खूनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर फिर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ दोही कहती है कि अब तो उसे मैदान में उतरना ही होगा उस खूनी को पकड़ने के लिए, यानी कि अब वो अपनी जान को दांव पर लगाएगी। गुआन उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन दोही कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
जिसके बाद वो गुआन के साथ अपनी उसी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए पहुंच जाती है जो कि मैडम जॉय ने उसके लिए रखी थी। प्रोसिक्यूटर जॉय उससे हाथ मिलाता है और बहुत ज्यादा फ्लर्ट मार रहा होता है। ये देखकर गुआन को तो काफी जेलस हो रहा होता है। प्रोसिक्यूटर जॉय ने दोही के लिए बहुत सारा खाना मंगवाया था, साथ ही वो उससे फ्लर्ट कर रहा होता है और दोही को ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। और यहाँ डीमन तो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसकी सारी बातें और उसकी ऊटपटांग हरकतें देखकर लास्ट में हमारे डीमन से रहा नहीं जाता, तो वो गुस्से में आ जाता है और फटाक से दोही का हाथ पकड़कर अपनी पावर यूज करता है, जिससे कि लॉबस्टर जिंदा होकर प्रोसिक्यूटर जॉय का मुंह ही पकड़ लेता है। ये पूरे लिप्स तो फूलकर लाल हो जाते हैं। दोही को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉय को सॉरी बोलती है कि हम आज ही अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लेंगे। ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर जॉय के साथ साथ गुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अचानक से इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो। गाड़ी में गुआन दोही को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें उस बेवकूफ से शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो ये उसे बताती है कि मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं जो भी कर रही हूँ ना बहुत ही सोच समझ कर रही हूँ। रास्ते में ही बीच में गाड़ी रोककर दोही का हाथ पकड़कर वो उससे कहता है कि अगर एक बार खूनी मिल गया तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस पर दोही हाँ कहती है तो वो उससे उस गुंडे माफिया के पास में ले जाता है, जहाँ उनके सारे गुंडे दोही और गुआन को देखते ही 9 तो 11 हो जाते हैं। गुआन उनके बॉस से उस खूनी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन काफी गुस्से से। वो चीजें उठाकर गुआन के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिनसे कि गुआन तो आसानी से बच जाता है। उसे भी काफी गुस्सा आने लगता है। दोही का हाथ पकड़ता है और पावर्स यूज करता है, जिससे कि माफिया डर जाता है और बोलता है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन गुआन तो काफी ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि वैसे भी अब तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, और सारा सामान उठाकर उनके ऊपर फेंकने वाला होता है। लेकिन दोही उसे रोकती है। वो नहीं रुकता, इसलिए अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिससे कि सारा सामान गुंडों के पास जाने से पहले ही रुक जाता है और वो भी वहाँ से डरकर 9 तो 11 हो जाता है। गुआन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर दोही उसका रीजन पूछती है, तो गुआन कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मेरी लाइफ तुम्हारे आने से पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। दोही को गुआन की इस बात पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से ही बोलकर निकल जाती है कि ठीक है, आज से तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ही बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि खूनी उसका पीछा कर रहा था, जिसके बाद दोही को अपने रूम से कुछ सॉन्ग्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। जैसे ही दोही उसे देखने आती है तो वहाँ खूनी पहुंचकर दोही को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे टेरेस से लटका देता है। जैसे ही दोही को होश आता है वो उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानता। खूनी दोही को मारने के लिए सीधा उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। जैसे ही वो दोही के क्लोज जाता है, दोही से उसका फोन का बटन दब जाता है और एक इमरजेंसी मैसेज सीधा गुआन के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो कि थिएटर में सारी का डांस देख रहा था। वहाँ से उठकर भागता है दोही के पास दोही को बचाने के लिए, लेकिन खूनी बहुत ज्यादा शातिर था। उसने ऑलरेडी लिफ्ट खराब की हुई थी, जिससे कि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के दोही का काम खत्म कर सके। गुआन फटाक से स्टेज चढ़ कर जाता है और फाइनली वो दोही के पास पहुंच जाता है, जहां खूनी ने उसे लटकाया हुआ था। जैसे ही दोही गिरने वाली होती है, गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर खूनी आ जाता है, जिससे कि दोनों ही नीचे गिरने लग जाते हैं। गुआन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके टेलीपोर्ट होकर बिल्डिंग के अंदर ही स्टेयर्स के पास पहुंच जाता है। दोही तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सीधा गुआन को हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ गुआन को भी अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती है। श्योक भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसने कि गुआन और दोही को साथ में देख लिया था। नेक्स्ट सीन में दोही और गुआन दोनों को ही फुटेज देखकर पता चल जाता है कि खूनी के गले पर जो निशान है वो तो सेम है, लेकिन उसकी शक्ल चेंज है, जिसका साफ मतलब है कि वो मास्क पहनता है। तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, बालकनी में बैठकर रो रही थी, जहाँ श्योक आकर उसे कंसोल करने लग जाता है और साथ ही कहता है कि दोही अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोही तो सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर हमारा डीमन भी पहुँचता है और वो भी दोही को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। ये सुनते ही दोही और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बैठे हुए दोही श्योक और गुआन के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो किसको हाँ बोले, क्योंकि वो कंफ्यूज थी उन दोनों के बीच में। यहाँ डीमन भी बाहर से दोही को देखता हुआ सोच रहा था कि भला उसमें सोचने वाली क्या बात है, उस नॉर्मल से इंसान के आगे तो दोही को मुझे ही चुनना चाहिए, जिसका साफ मतलब था कि गुआन को श्योक से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। मिस्टर बाग भी वहाँ पर छुपते छुपाते पहुँचते हैं, क्योंकि इस बार वो मिशन की गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहते। वो डीमन के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए होते हैं। उसी टाइम पर वो श्योक को वहाँ पर देखता है, जो कि हाथों में फूल लिए दोही के पास जाता है, जो कि उसे फूल देकर कल के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने कल बिना फूल के ही प्रपोज कर दिया था। जिसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। गुआन उन दोनों को बाहर से देखकर बहुत ज्यादा जल रहा होता है कि आखिरकार इसमें हंसने वाली क्या बात है। श्योक जैसे ही
ऑफिस से बाहर आता है उसे गुआन दिखता है। उससे कहता है कि तुम ऑलरेडी एक बार दोही को रिजेक्ट कर चुके हो, तो फिर तुम उसे प्रपोज करके कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते और मैं दोही को बचपन से बहुत ज्यादा चाहता हूँ। गुआन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी दोही को लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे शादी से थोड़ा डर लगता है और इसलिए मैंने उस दिन उसे ना बोला था। लेकिन इस वक्त दोही की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दोही को उसकी फैमिली के साथ में दिखाया जाता है जहाँ इवेंट हो रहा होता है। सुकमिन प्रेसिडेंट की स्पीच दे रहा होता है जहाँ पर दोही की एंट्री होती है अपने डीमन के साथ। उसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोही इस तरह के इवेंट्स कभी अटेंड नहीं करती थी। आज वो पहली बार आई थी और जैसे ही वो कहती है कि कल वो शादी करने वाली है, इसलिए वो सबको इनवाइट करने के लिए पहुंची है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही सुकमिन तो सोच में पड़ जाता है क्योंकि अब उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही दोही वहाँ से जा रही होती है तो वर्कर में उसी खूनी को नोटिस करती है। इसकी नेक पर चोट का निशान था। दोही जैसे उसके पीछे जा रही होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन गुआन उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दोही की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेडी होकर बैठी थी। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी और मैडम जॉय को काफी मिस कर रही थी अपने सामने ही। फिर वो इमेजिन करने लग जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हारी शादी की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जहाँ पर मैडम जॉय उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के लिए अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए थी। दोही कहती है कि क्या आप अभी भी इतने ज्यादा बोलती हैं। फिर ऐसे ही दोनों बातें करते करते काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, जहाँ पर मिशन पहुंच जाती हैं और दोही अपने होश में वापस आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है देखती है कि सुकमिन अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आया हुआ था। दोही के बोलते ही कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सब लोग यहाँ पर आएंगे। तो सुकमिन उससे कहता है कि आखिरकार हम एक फैमिली हैं और अगर मॉम जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश होती।